हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, आज हम बात करेंगे डीजल इंजन पावर प्लांट के बारे में। इससे पहले हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पढ़ा है। डीजल इंजन पावर प्लांट काफ़ी बड़ा है, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में लिया है। तो पार्ट नंबर 1 में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, बेसिक प्रिंसिपल, साइट सिलेक्शन, आईसी इंजन टाइप्स और उसका प्लांट लेआउट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में कि डीजल इंजन पावर प्लांट क्या होता है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डीजल इंजन पावर प्लांट का इंजन। और इंजन काम करता है एज ए फ्यूल डीजल और जो कंप्रेस्ड एयर जो आती है उस पर काम करता है। और जो इंजन है, इंजन से जो कंप्रेस्ड एयर से जो हीट बनती है, उस हीट के थ्रू उसमें जो शाफ्ट रोटेट होती है, शाफ्ट के थ्रू वो कनेक्ट होता है अल्टरनेटर या जनरेटर से। और अल्टरनेटर का काम होता है जो मैकेनिकल एनर्जी है उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। तो ये इसके बेसिक है। अब हम बात करेंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल। जैसे देखिए, हम बात करते हैं ये जो हमारा डीजल फ्यूल है, तो यहाँ पे अपन एज ए फ्यूल हम डीजल काम में ले रहे हैं। और ये जो डीजल है, जैसे ही हमने डीजल इंजन के अंदर हमने डाला तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो डीजल फ्यूल है एक तरीके से केमिकल एनर्जी है। और केमिकल एनर्जी जैसे ही डीजल इंजन में जाएगी और जैसे ही कंप्रेस्ड एयर आएगी तो इन दोनों के कंप्रेशन से और जो ये सेल्फ इग्नाइट हो जाएगी तो वहाँ पे क्या है, हीट जनरेट होगी। अब ये जो केमिकल एनर्जी है ये कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में। और हीट एनर्जी से जो हमारी जो शाफ्ट है जो जनरेटर से कनेक्ट होती है, तो हीट एनर्जी जो है वो कनेक्ट हो जाएगी मैकेनिकल एनर्जी में और वो जाएगी जनरेटर के पास। और जैसे ही जो जनरेटर है, जनरेटर का काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। ये नॉर्मली इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर ए डीजल पावर स्टेशन। यानी कि हमारे पास कोई भी डीजल पावर प्लांट हमको लेना है, बनाना है, तो उसके लिए सबसे बेसिक चीज़ होती है कि जो भी हमारा डीजल पावर प्लांट है वो लोड सेंटर के बिल्कुल पास होना चाहिए। इससे बेनिफिट ये मिलता है कि जो इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, जो ट्रांसमिशन कॉस्ट है, वो रिड्यूस हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि पॉइंट नंबर 2, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। यानी कि हमको कोई भी पावर प्लांट है अगर हमको स्टेबल करना है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा कि वहाँ की जो कॉस्ट है मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए। जो पावर प्लांट हम बना रहे हैं उसकी कॉस्ट कम से कम हो और इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि जो इसकी इनिशियल कॉस्ट है वो कम बैठेगी, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जो लोड सेंटर कॉस्ट है वो कम बैठेगी। इसके बाद बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में क्या है कि जैसे ही हमारी इंजन है, इंजन में हीटिंग हो जाती है, उस हीटिंग को कूल करने के लिए जो हम वाटर यूज़ करते हैं, तो जो वाटर है वो सॉफ्ट वाटर होना चाहिए और वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं फाउंडेशन के बारे में। फाउंडेशन में क्या होता है, हम सब जानते हैं कि जैसे जो डीजल इंजन होता है, डीजल इंजन में जैसे वो वर्किंग में आता है तो उसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो उस वाइब्रेशन को कम करने के लिए हमको उसका बेटर फाउंडेशन होना ज़रूरी है। इसके बाद में हम बात करते हैं फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन के लिए कि देखिए, जैसे हम जानते हैं कि जो भी हमारी माइंस वगैरह होती है, माइंस वगैरह से हमारा पावर प्लांट काफ़ी डिस्टेंस पे होता है। और उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए या फिर उसको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए, या तो रोड होना चाहिए या रेल होना चाहिए या कुछ और ऐसी फैसिलिटी होना चाहिए जिससे कि हमको जो भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है उसमें कोई हमको प्रॉब्लम नहीं आए। इसके बाद में हम अगला पॉइंट है हमारा लोकल कंडीशन। यानी कि इन फ्यूचर अगर सपोज हम हमारे पावर प्लांट को एक्सपेंड कर रहे हैं और एक्सपेंड करें तो उस कंडीशन में वहाँ पे क्या स्पेस का होना भी ज़रूरी है। अगर हमने पावर प्लांट लगाया और वहाँ पे आसपास में फिर स्पेस नहीं है तो हम हमारे पावर प्लांट को एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो ऐसी साइट भी हमारे किसी काम की नहीं है। इसलिए जो भी हमारी साइट होगी उस साइट में कम से कम इतना स्पेस इजीली अवेलेबल हो कि इन फ्यूचर अगर हम कभी भी प्लान करें तो हम हमारी साइट को हम एक्सपेंड कर सकें। नेक्स्ट आता है नॉइज़ पोल्यूशन। हम सब जानते हैं कि जो भी पावर प्लांट वगैरह होता है उसमें नॉइज़ पोल्यूशन काफ़ी होता है। यानी कि जो भी हमारा साइट होगी जहाँ पे भी हम हमारा पावर प्लांट इंस्टॉल करेंगे वो नॉर्मल पॉपुलेशन एरिया से डिस्टेंस पे होना ज़रूरी है, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। अब हम बात करते हैं कि आईसी इंजन कितने टाइप का होता है। देखिए, आईसी इंजन डिफरेंट टाइप का होता है। हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू साइकिल ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो ये 2 टाइप का होता है, 2 स्ट्रोक होता है और 4 स्ट्रोक होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू साइकिल ऑफ कंबस्शन। अकॉर्डिंग टू साइकिल ऑफ कंबस्शन अगर अपन बात करते हैं तो जिसमें आता है ऑटो साइकिल आता है, डीजल आता है, ड्यूल आता है। और ऑटो साइकिल में होता है जिसमें एज ए फ्यूल अपन पेट्रोल काम में लेते हैं, डीजल साइकिल जिसमें एज ए फ्यूल अपन डीजल काम में लेते हैं, और जो ड्यूल साइकिल होता है जिसमें अपन कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों
कांस्टेंट होते हैं और उसमें काम करता है। अब आता है नेक्स्ट 3 अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर। हॉरिजेंटल हो गया, वर्टिकल, वी टाइप, रेडियल, यानी कि जो हमारे सिलेंडर की जो पोजीशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसका नाम देते हैं। फिर आता है अकॉर्डिंग टू देयर यूज, जैसे कोई स्टेशनरी यूज होगा, पोर्टेबल यूज होगा, मेरीन यूज, ऑटोमोबाइल यूज, एरो इंजन, यानी कि हम हमारे उस इंजन को अगर हम ऑटोमोबाइल में काम में ले रहे हैं तो ऑटोमोबाइल इंजन होगा। जैसे हम एक जगह कहीं हमने फिक्स कर दिया स्टेशनरी होगा तो वो स्टेशनरी होगा। जैसे हमारी शिप वगैरह होती हैं, ये जो मेराइन वगैरह होती है उसमें काम आ रहा है मेराइन इंजन हो गया। एरोप्लेन वगैरह में काम आता है वो एरो इंजन होगा। इस तरीके से क्या हम इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके बाद में आता है अकॉर्डिंग टू फ्यूल। अब हमारे इंजन में जैसे ऑयल इंजन है, पेट्रोल है, गैस है, कैरोसिन है, जो भी फ्यूल हम काम में लेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका नाम हो जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं पेट्रोल इंजन काम में ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो हो जाएगा। जैसे नॉर्मली बोलते हैं पेट्रोल की गाड़ी जा रही है, गैस वाली गाड़ी जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ द इंजन। कुछ इंजन की स्पीड है लो होती है, कुछ की हाई होती है, कुछ की मीडियम होती है। इस बेस पे हम लो स्पीड, मीडियम स्पीड और हाई स्पीड हम क्लासीफाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू इग्निशन। कुछ नॉर्मली ये एसआई और सीआई इंजन होता है, यानी कि जिसमें स्पार्क होता है वो ऐसा इंजन होगा, और जिसमें कंप्रेशन इग्निशन इंजन है वो अपना सीआई इंजन होगा। और हम जैसे डीजल इंजन की बात कर रहे हैं तो डीजल इंजन में स्पार्क सिस्टम तो होता नहीं है, इस वजह से ये इसमें सीआई इंजन काम आता है। फिर है अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ कूलिंग। और मेथड ऑफ कूलिंग में एयर कूलिंग और वाटर कूलिंग दो मेथड काम में आते हैं। जिसमें कूलिंग एज ए एयर होती है वो एयर कूलिंग होगी, जिसमें कूलिंग एज ए वाटर होती है वो वाटर कूलिंग हो गई। अब आती है अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ गवर्निंग। इसमें हीट एंड मिस गवर्न इंजन हो गई, क्वालिटी गवर्न इंजन हो गई, फिर क्वांटिटी गवर्न इंजन हो गई। इस तरीके से ये अपने 3 टाइप होती है। फिर आती है अकॉर्डिंग टू वॉल अरेंजमेंट। ओवरहेड वॉल है, एल वॉल है, यानी कि जिस तरीके से जो वॉल की जो पोजीशन होगी, जिस तरीके से वॉल लगाएंगे हम उसके अकॉर्डिंग हम वॉल के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम उसका नाम दे देते हैं। फिर आता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सिलेंडर, जिसमें एक सिलेंडर होता है वो सिंगल सिलेंडर होगा, जिसमें 2 होते हैं वो 2 सिलेंडर, 2 से ज़्यादा होगा मल्टी सिलेंडर। इस बेस पे हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली ये इनके डायग्राम है कि इनलाइन सिलेंडर है, ये यू सिलेंडर है, ये वी टाइप है, ये एक्स टाइप है, यानी जैसी जैसी इनकी पोजीशन होगी उस अकॉर्डिंग हम इनका नाम रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब जैसे ये डीजल पावर प्लांट। अब डीजल पावर प्लांट में क्या होता है कि हम एक लोकेशन बनाते हैं, उसका मैप बनाते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ होना चाहिए। अब जैसे देखिए इसका ये मेन इसका एंट्रेंस गेट है, और एंट्रेंस के वहाँ पे सबसे पहले ये हम हॉल की बात करते हैं। हॉल हो गया कि जो भी विजिटर्स वगैरह आएंगे वो यहाँ पे इजीली आते ही हॉल में बैठ सकते हैं। एक तरीके से रेस्ट रूम होगा, फिर ऑफिस, स्विच बोर्ड, वॉशरूम, स्टोरेज एंड शॉप ये हो गई। फिर यहाँ पे एयर कंप्रेसर यूनिट हो गई, यूनिट 1 2 3, ये इसकी टोटल यूनिट्स हो गई। और अगर हम इन फ्यूचर और भी यूनिट अगर एक्सटेंड करना चाहें तो ये हमने स्पेस रख रखा है, तो यहाँ पे हम यूनिट को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे स्मोक वगैरह है उसके लिए एग्जॉस्ट साइलेंसर होगा। और इन सब की जो वर्किंग है, किस तरीके से क्या होता है, काम करता है पूरा डीजल इंजन पावर प्लांट, ये हम अभी देख। बच्चों देखो हम बात करते हैं फ्यूल सप्लाई सिस्टम के। तो ये हमारा फ्यूल टैंक है। फ्यूल टैंक से फ्यूल पंप के थ्रू फिल्टर होता हुआ और फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू डीजल इंजन में चला जाता है। सेम ऐसे ही हमारा ये जो कंप्रेसर लगा हुआ है, एयर यहाँ से कंप्रेस होकर फिल्टर में जाएगी, फिल्टर से फिल्टर होकर डीजल इंजन में इंजेक्ट हो जाएगी। अब जैसे एयर और फ्यूल दोनों यहाँ पे आई, अब इनकी केमिकल रिएक्शन होगी, और जैसे ही इनका जो कंप्रेशन रेशियो हाई होगा तो ये सेल्फ इग्नाइट हो जाएगी, और जैसे ही सेल्फ इग्नाइट होगी तो यहाँ पे हीटिंग होगी। तो यानी कि एक तो इनके सेल्फ इग्निशन की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और दूसरी चीज़ डीजल इंजन के जो भी मूविंग एलिमेंट हैं या जो इसके रोटेटिंग पार्ट्स हैं, जैसे वो रोटेट होंगे तो उस कंडीशन में क्या है, उसमें भी फ्रिक्शन क्रिएट होगा, और उस फ्रिक्शन की वजह से और हीटिंग होगी। अब हमको उस हीटिंग को कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए हम बात करते हैं इस लुब्रिकेशन सिस्टम के लिए, कि उनके बीच में जो कम से कम फ्रिक्शन हो, उस वजह से हम लुब्रिकेशन यूज करते हैं। तो ये देखिए ये हमारा लुब्रिकेशन सिस्टम है। यहाँ से जो लुब्रिकेशन टैंक से होता हुआ पंप के थ्रू फिल्टर होता हुआ डीजल इंजन में जाएगा, और जैसे ही ये जो लुब्रिकेंट ऑयल है ये यहाँ जाएगा तो ये पूरा हॉट हो जाएगा। हॉट होता है फिर ऑयल कूलर के थ्रू कोल्ड होके वापिस से हमारे लुब्रिकेशन ऑयल टैंक में आ जाएगा।
सेम सीक्वेंस ये इसकी चलती रहती है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट कूलिंग टावर की। कूलिंग टावर भी सिंपल सा प्रोसेस है कि यहाँ पे जो वाटर होता है और यहाँ से वो जो कोल्ड वाटर है, जो कूलिंग वाटर है, पंप के थ्रू यहाँ से हम सप्लाई कर देंगे और जैसे ही इनके रिएक्शन से आएगा तो ये वाटर है और ये हमारा लुब्रिकेशन ऑयल है, तो यहाँ से लुब्रिकेशन ऑयल को ये ठंडा कर देगा और जो वाटर हॉट हो जाएगा वो वाटर हॉट होके यहाँ पे आ जाएगा और जैसे इसके कांटेक्ट में आएगा तो वापस से वो कंडेंस हो जाएगा। तो सेम ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है। अब हम बात करते हैं कि जिस तरीके से इनकी जो केमिकल रिएक्शन हुई थी, उस केमिकल रिएक्शन में हीट जनरेशन हुआ था, तो उस हीट से जो ये हमारी शाफ्ट लगी हुई है, शाफ्ट रोटेट होगी, यानी कि जो केमिकल एनर्जी थी ये केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और जो हीट एनर्जी वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और ये जो शाफ्ट है ये हमारे जनरेटर से कनेक्ट है, तो इस शाफ्ट से जो मैकेनिकल एनर्जी जो हम जनरेटर को दे रहे हैं वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस तरीके से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में और मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जैसे ही ये हीट वगैरह जनरेट हुई उसके बाद में जो स्मोक बचती है वो स्मोक हमारे साइलेंसर के थ्रू एग्जॉस्ट से होती हुई और ये बाहर चली जाती है। तो इस तरीके से ये हमारा सिंपल सा कंसेप्ट होता है इसका। इसके बाद में हम बात करते हैं कि देखिए इंजन, एयर इनटेक सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम जिसका अभी हमने डिस्कशन किया था, फ्यूल सप्लाई सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम, इंजन स्टार्टिंग सिस्टम, गवर्निंग सिस्टम, ये सारे सिस्टम हैं जो अभी हमने इसके लेआउट से हमने देखे। बच्चों ये था हमारा डीजल पावर प्लांट का पार्ट नंबर 1। अब हम जल्दी ही पार्ट नंबर 2 लेके आएंगे, तो बच्चों आप जुड़े रहिए और इस चैनल पे वीडियो देख के अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अगर कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।